नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है डायग्राम, पिछले सेशन में हमने बात करी थी बायोलॉजी की स्टार्टिंग की और आज हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले आपने पता है जो सेल का डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, आज हम सारे के सारे टॉपिक्स में इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेल जो है, कल हमने बात करी थी, सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कोशिका का अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल, इसका मतलब हुआ कोशिका का अध्ययन। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जैसा कि आप नॉर्मली सब बुक्स में पढ़ते हो, रॉबर्ट हुक ने सेल का आविष्कार किया 1665 में। आप कोई भी एक नॉर्मल सी बुक उठाओगे, उन सब में ऐसा लिखा होता है, आपने बहुत अच्छे से पता है। इन चीज़ों को आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज हम बता देते हैं। 1665 में सेल को डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, और सेल जो है उसका प्रिंसिपल दिया था स्लाइडन स्वान ने। सेल जिसका सिद्धांत जो है, स्लाइडन स्वान नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सेल का सिद्धांत दिया गया था, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेल दिया था स्लाइडन स्वान ने। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद आपकी बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग है स्पर्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स कौन सी हुई? शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। उसके बाद लार्जेस्ट सेल या बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी वो कौन सी हुई? ओवम। फीमेल्स में पाई जाती है ओवम, जिसका मतलब होता है अंडाणु। सबसे बड़ी सेल ओवम, सबसे छोटी सेल शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीजन किसमें होगा? जिसमें सबसे तेजी से सेल का डिवीजन होता जाएगा, मल्टीपल ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी, तो वो हो जाएगा आपका लीवर। यानी कि यकृत जो होता है लीवर, उसके अंदर सेल डिवीजन सबसे फास्ट होता है। और आपकी बॉडी में एक ऐसी चीज भी है जहां पे सेल डिवीजन होता ही नहीं है। यानी कि आपके जो ब्रेन है, यानी कि न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं, न्यूरॉन सेल्स, उनके अंदर कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन सेल्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। और आपको पता है सेल डिवीजन सबसे ज्यादा तेजी से किसमें होगा? लीवर में होगा। जब भी आप सेशन को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अपनी नोटबुक और अपनी पेन वगैरह जो है साथ में लेके बैठें। एक बार आपने जीके और जीएस के इस चैनल से प्रॉपर अगर नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कोशिका यानी कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू, टिश्यू यानी कि ऊतक। बाइलिंगुअल चीजें सारी होंगी, हिंदी में भी मिलेगा आपको और इंग्लिश में भी मिलेगा। बाकी ऐसा होता है कि समझने की कोई भाषा नहीं होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक जैसे ही हैं। जिसको जिसमें अच्छे से समझ में आए उसमें आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं आपके पार्ट्स, जिनको हिंदी में अंग कहा जाता है। और पार्ट से आपकी बॉडी, जो आपका शरीर जो है वो बनता है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से चलता है, जिसमें सबसे पहले आप सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू से फिर आपके पार्ट्स और पार्ट से फिर आपकी बॉडी। इस मैकेनिज्म से आपकी बॉडी बनी हुई है। इसके बाद आगे की जो बातें हैं, आगे की जो बातें हम कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये डायग्राम जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, एक बार अपनी नोटबुक में अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि ये जो सेल का बहुत बड़ा पार्ट है
और इस सारे के सारे पार्ट्स को डिटेल वाइज समझेंगे। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मतलब यह है कि किसी भी कोशिका की एक प्रॉपर बाउंड्री होती है। जैसे कि आपकी आपकी खुद की बॉडी के ऊपर एक स्किन होती है, उसी प्रकार से आपके जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, उन सब के ऊपर भी एक बाउंड्री होती है। उसको आप क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। बाकी इसके अंदर की तरफ एक और होती है, उसको आप सेल वॉल कहते हैं। आपको जैसे कि दिख रहा होगा, बोर्ड पे सारी बातें दिख रही हैं सामने। सेल वॉल जो होगा उसको कहेंगे कोशिका भित्ति। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? आपकी बॉडी की पूरी सेल की बाउंड्री को बनाए रखता है। और सेल वॉल का काम क्या होता है? शेप और सिक्योरिटी देने का। सेल वॉल क्या काम करती है? आपकी सेल्स को शेप्स देती है और सिक्योरिटी प्रदान करती है। सेल वॉल का काम क्या हुआ? सिक्योरिटी प्रदान करना और शेप देना। आपकी सेल को एक प्रॉपर शेप में रखती है और उसको एक सिक्योरिटी प्रदान करती है, जिसकी वजह से आपकी सेल प्रॉपर वे में काम कर पाती है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके सामने बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका। बाकी बायोलॉजी के वर्ड्स अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको इजी भी फील होगा। और सेल वॉल का काम क्या होता है? शेप और सिक्योरिटी देने का। सेल वॉल क्या काम करती है? आपकी सेल्स को शेप्स देती है और सिक्योरिटी प्रदान करती है। सेल वॉल का काम क्या हुआ? सिक्योरिटी प्रदान करना और शेप देना। आपकी सेल को एक प्रॉपर शेप में रखती है और उसको एक सिक्योरिटी प्रदान करती है, जिसकी वजह से आपकी सेल प्रॉपर वे में काम कर पाती है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके सामने बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका। बाकी बायोलॉजी के वर्ड्स अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको इजी भी फील होगा और अच्छे से भी कर पाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? आपकी कोशिका को एनर्जी प्रदान करने का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगी? आपकी बॉडी की सेल्स में जितनी भी सेल्स हैं उन सब को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन देगी, उनको एनर्जी प्रदान करेगी। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही आपकी पूरी सेल जो है वो काम कर रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपको दिख रहा होगा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जिसको आप गोल्जी बॉडी भी कह देते हैं। गोल्जी एपरेटस जो है वो एक काम इस प्रकार से करेगा, जो भी सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करी है, माइटोकॉन्ड्रिया ने जो भी एनर्जी बनाई है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो भी एनर्जी बनाई गई है, उस सारी की सारी एनर्जी को गोल्जी बॉडी के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। इसका काम ट्रांसपोर्ट का होता है। जो एनर्जी किसने बनाई है? माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई है। प्रॉपर वे में साथ के साथ लिखते रहना है। आपने अपने नोट्स जो है एक इस वे में बनाने हैं कि आप लंबे समय तक उन चीजों को सिर्फ रिवीजन का आपका काम रह जाए, समझने के लिए और एक शॉर्ट नोट्स जो है वो आपने तैयार करने हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट का काम क्या है? जिस भी सेल्स के जिस भी ऑर्गन को, सेल्स के जिस भी ऑर्गन को जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों को एनर्जी प्रदान करने का काम कौन करेगा? गोल्जी एपरेटस। यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी किसका काम हुआ? गोल्जी एपरेटस का। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग टू टाइप, एक होगा RER, दूसरा होता है SER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं।
पहले का नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और दूसरे का नाम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम किसका होता है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक का। उसके बाद SER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट। वसा का सिंथेसिस करने का, संश्लेषण करने का काम किसका हुआ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का। और प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम किसका हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक का। जिनके ऊपर ये आपको दिख रहे होंगे राइबोसोम, यहां पे जिनके ऊपर ये राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, आप जो भी कुछ खा रहे हो जो प्रोटीन के रूप में काम कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है? आपकी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है राइबोसोम का। राइबोसोम हैविंग टू टाइप, दो प्रकार के आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं। एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और आपके 80S राइबोसोम है वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। आप इनको शॉर्ट वे में समझने के लिए यूकैरियोटिक को आप डेवलप्ड सेल भी कह सकते हो और प्रोकैरियोटिक को आप अनडेवलप्ड सेल भी कह सकते हो। प्रोकैरियोटिक को क्या कहेंगे बेटा? अनडेवलप्ड सेल। और यूकैरियोटिक को क्या कहेंगे? डेवलप्ड सेल। अब ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए अलग से आपको सेशन मिलेगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग से डिफरेंशिएट करके इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद इसको आगे की बात, इसके लिए हम बात करेंगे, इनको बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपने यहां तक इतना समझना है कि 70S जो होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं और 80S किस में मिलते हैं? यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखिए, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। आपको बोर्ड पे सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो आपने ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है क्रोमेटीन। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको क्रोमेटीन कहा जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इनके सबके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका एक रूप है। प्रोटोप्लाज्म जिसको हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म को बेटा क्या कहते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव का काम, दो प्रकार का जीव द्रव होता है। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म। जैसे कि आपको पता है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? साइटो का मतलब क्या हुआ? कोशिका, यानी कि सेल। प्लाज्म का मतलब क्या हुआ? फ्लूइड, यानी कि द्रव। इसको आप कहेंगे कोशिका द्रव। और न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या होगा? केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब केंद्र होता है, केंद्रक, केंद्रक का द्रव। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूं, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड है और साइटोप्लाज्म जो प्रॉपर पूरी सेल में पाया जाने वाला फ्लूइड है। ये आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे, इनका मतलब क्या है? ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म है। साइटो का मतलब सेल, सेल का मतलब कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड क्या कहलाएगा बेटा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हिंदी में कहा जाता है तारक काय। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहा जाता है। सेंट्रोसोम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन।
सेंट्रोसोम का काम होता है सेल का डिवीजन करना। और आपने शुरुआत में ऐसा पढ़ा था कि आपकी बॉडी में कौन सी जगह पे सेल का डिवीजन नहीं होता है, जल्दी से बताइए, कमेंट में आप लिख के छोड़ दीजिए। हमें ये बात बताते रहना, साथ साथ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सेंट्रोसोम जो है इसका काम होता है सेल का डिवीजन करना। और आपकी बॉडी में मैंने शुरुआत में, सेशन के शुरुआत में बताया था, एक ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर सेल डिवीजन ही नहीं होता है। यानी कि किसके अंदर नहीं होता है, बताइए जल्दी से, न्यूरॉन के अंदर नहीं होता है। न्यूरॉन सेल्स जो आपके ब्रेन में पाई जाती हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन किसके अंदर नहीं होता, न्यूरॉन के अंदर। और सेल डिवीजन सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर, यानी कि यकृत के अंदर। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए साथ के साथ। अब आगे का जो सेशन होगा, आगे हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।